शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे काव्य खंड के अंतर्गत तीसरा पाठ बादल को घिरते देखा है। इसके अंतर्गत हम इसका तीसरा काव्यांश देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिलते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो आइए देखते हैं इसका व्याख्या खंड। ठीक है, तो इसका संदर्भ तो पूर्वानुसार ही रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। इस पद्यांश में कवि बसंत ऋतु का दृश्य दिखाया है और प्रकृति के जीवों का भी वर्णन किया है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु था और बसंत ऋतु का सुप्रभात था, मतलब प्रातः काल था। ठीक है, मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल मतलब होता है हवा, वायु। ऐसे में वायु भी कैसे बह रही थी? तो मंद वायु बह रही थी। ठीक है, बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण मतलब बाल अरुण, अर्थात उगते सूर्य की क्या थी? मृदु किरणें थी, कोमल किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। तो उगते सूर्य की जो कोमल किरणें थी वह पर्वत शिखर पर पड़ रहे थे, जिसके कारण पर्वत का जो शिखर था कैसे दिखाई दे रहा था? स्वर्णा, मतलब स्वर्ण की आभा लिया हुआ था। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। तो यहाँ पर कवि उनके बारे में बताते हैं कि चकवा चकवी यह एक ऐसे पक्षी हैं जो विशेष करके प्रेमी पक्षी हैं। इन पक्षियों को एक प्रकार का क्या मिला था? अभिशाप मिला था कि ये पक्षी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन रात में ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दिन को ही क्या कर सकते हैं? ये मिल सकते हैं। तो एक दूसरे से अलग रहकर रात बिताने का जिनको क्या मिला था? अभिशाप मिला था। तो एक दूसरे से रात बिताने का अभिशाप लिए चकवा चकवी, उनका जो क्रंदन था अब क्या हो गया था? बंद हो गया था, क्योंकि अब प्रातः काल हो गया था। ठीक है, और फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवाल की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर फिर क्या कहते हैं कि सूर्योदय के बाद तालाब के किनारे, सरोवर मतलब तालाब, तो उस तालाब के किनारे क्या है? शैवाल बिछे हुए हैं, शैवालों की हरी दरी है। उस हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। प्रणय कलह मतलब प्रेम और युद्ध दोनों, मतलब नोक झोंक कहना चाहिए। तो प्रणय कलह छिड़ते देखा है, मतलब सूर्योदय के बाद तालाब के किनारे शैवाल पर प्रणय क्रीड़ा करते हुए देखा है, बादलों को घिरते देखा है। फिर एक बार सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु का दृश्य था और ऐसे सुप्रभात में मंद मंद वायु भी बह रही थी। उगते हुए सूर्य की जो किरणें हैं
वो पर्वत शिखरों पर पड़ रहे थे, जिसके कारण पर्वत शिखर स्वर्णिम आभा लिए हुए थे। एक दूसरे से अलग रहकर रात बिताने का जिनको अभिशाप मिला हुआ था, ऐसे चकवा चकवी का जो अभिशाप था वह अब समाप्त हो गया, क्योंकि अब सूर्योदय हो गया था। और सूर्योदय के बाद तालाब के किनारे शैवाल पर या शैवाल की हरी दरी पर, ठीक है, उन चकवा चकवियों को प्रणय क्रीड़ा करते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका जो विशेष है, प्रकृति के विभिन्न दृश्यों का वर्णन किया गया है, और यहाँ पर जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, युग्म शब्दों का प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ चकवा चकवी के प्रेम संबंधों का भी चित्रण किया गया है। अगला देखते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में, तो आइए देखते हैं इसका जो संदर्भ है वो तो पूर्वानुसार ही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कस्तूरी मृगों का वर्णन किया है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम मतलब जहाँ पर जाया न जा सके, बर्फानी घाटी मतलब बर्फों से ढकी हुई घाटी में। ठीक है, 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई, 7 मतलब 100, सहस्त्र माने 1000। ठीक है, तो हजारों फुट की ऊंचाई पर, ठीक है, अलख माने न दिखने वाली, नाभि से उठने वाली, नाभि से उठने वाली, निज के ही उन्मादक परिमल मतलब स्वयं के ही, ठीक है, उत्तेजित करने वाली सुगंध से या सुगंध से उन्मादित कस्तूरी मृग, ठीक है, परिमल के पीछे धावित होकर मतलब उसके पीछे धावित माने दौड़ना, अपने ही उन्मादित करने वाले सुगंध के पीछे दौड़ते हुए तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। मतलब कवि क्या कहते हैं कि हजारों फुट की ऊंचाई पर न दिखने वाली नाभि से उठने वाली कस्तूरी की सुगंध से उन्मादित कस्तूरी मृग को दौड़ते हुए एवं कस्तूरी प्राप्त न होने पर चिढ़ते हुए देखा है। ठीक है, और उसी घाटी में बादलों को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। फिर एक बार सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में हजारों फुट की ऊंचाई पर न दिखने वाली नाभि से, ठीक है, अपनी नाभि से कुछ दिखता नहीं है, तो न दिखने वाली नाभि से उठने वाली कस्तूरी की सुगंध से उन्मादित कस्तूरी मृग को दौड़ते हुए एवं कस्तूरी प्राप्त न होने पर चिढ़ते हुए देखा है, और उसी घाटी में बादलों को घिरते हुए देखा है। ठीक है, तो इसका विशेष क्या होगा? कस्तूरी मृग के माध्यम से प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों का वर्णन सरल भाषा में किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का यह जो व्याख्या प्रसंग था इस प्रकार से रहा। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें।